गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज पद्मा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम जो है शुरू करने वाले हैं बिहार टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस। आज से आपकी शुरू हो रही है और यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस में, ये 20 दिनों के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इसमें जो मेन बात ये है कि क्वेश्चन जो बीपीएससी का लेवल है उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि जो है एनसीईआरटी का वहाँ पर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी को बताया गया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनेगा, यानी कि एनसीईआरटी का रोल वहाँ पर होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी को वहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और एनसीईआरटी का जब हम जो क्वेश्चन उठाएंगे तो वो मैं खुद फॉर्म करूंगी, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो जल्दी से कोई बच्चे जैसे समझ नहीं आते कि इम्पोर्टेंट लाइन क्या होंगी। जैसे कि एमपी के पेपर में जो पीजीटी का हुआ था, वहाँ भी एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन वो 20 लाइन खाली गई थी, जो कि लगता ही नहीं देखने में कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, लेकिन वही कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक क्वेश्चंस बने थे। तो इस बार जो है बीपीएससी की मूड एंड लेवल को देखते हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं खुद आपको फॉर्म करके अपने अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगी उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर्म करके मैं देने वाली हूँ इन 20 दिनों में। और अदर जो बाहर से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिए जाएंगे, तो दोनों यहाँ पर होंगे। इसके लिए सारे क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, क्योंकि 20 दिन में जब मैं सारे क्वेश्चन दूंगी तो एक वीडियो भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और साथ में मैं ये पूछना चाहूँगी कि लाइव क्लास के लिए आप लोग यदि 5 AM यानी कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक अवेलेबल हैं, ले सकते हैं, तो मैं शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो यदि 5 से 6 के बीच में आपको लाइव क्लास चाहिए तो वो भी हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ में अपलोडेड क्लासेस तो जाती ही रहेंगी और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है इसमें जो बीपीएससी है उसका जो है लेबल देखने को भी मिलेगा और किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है, दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, क्या है, मनु, कौटिल्य, मनु की परंपरा से जुड़ी है, या कौटिल्य, या चंद्रगुप्त मौर्य, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ये क्या जानना चाह रहा है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी सब्जेक्ट में पकड़ कितनी है, ये वो पता करना चाह रहा है। कि ठीक है दंड परंपरा है, सभी लोग इसमें काफी लोगों को पता होगा कि दंड परंपरा, दंड शास्त्र जो है किससे संबंधित है, लेकिन क्या ज्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर एक से संबंधित है या दो से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ जो है जानना चाहता है, तो थोड़ा सा इससे संभल के रहिएगा, एक से अधिक। ठीक है, तो जो दंड शास्त्र परंपरा ये कौटिल्य से जुड़ी है, ऑप्शन बी यहाँ पर जो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कौटिल्य में जो अर्थशास्त्र है किसके द्वारा दिया गया था, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र दिया गया था, तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जब राजा सो रहा होगा तो भी क्या है, दंड जगेगा, यानी कि जो दंड व्यवस्था है, दंड शास्त्र है, जो दंड व्यवस्था की गई है, तो वो क्या है, जो शासन है उसको मेंटेन करने का काम करेगी, इवन राजा सो रहा है तब भी। तो यही इसी बात पर इन्होंने कहा था, दंड, राजा सोएगा तब भी जो है दंड व्यवस्था जो है जगेगी, यानी कि लोगों को भय रहेगा उस दंड का कि नहीं हमें गलत काम नहीं करना है, हमें जो है ये शासन है, जो नियम रूल्स है उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थ का एक तो सीधा सीधा मीनिंग लोग जो है निकल के आता है धन से, तो वो तो होता ही होता है, लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर अर्थ का मतलब पृथ्वी से लेता है, यानी कि पृथ्वी पे रहने वाले लोगों का जो लोगों के लिए जो शासन बनाया जाएगा, शासन व्यवस्था होगी, उस शासन को चलाने वाला कैसा होगा। तो इसमें यही राजा के बारे में, दंड व्यवस्था के बारे में, इन सब बारों में जो है अच्छे से क्या किया गया, डिटेल चर्चा दी है, किसने, कौटिल्य ने। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्सिलियो पडुआ जो है किन दो प्रकार के मुख्य विचार कानूनों की बात करते हैं? कौन से कानूनों की बात करते हैं? दैवी कानून और प्राकृतिक कानून की बात करते हैं ये, या फिर प्राकृतिक कानून और दस्तावेजी कानून की बात करते हैं? तीसरा क्या कह रहा है कि बाइबल कानून और मानव कानून की बात करते हैं, और जो है ऑप्शन डी कह रहा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, और ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे देख लेते हैं, जो ये पडुआ थे, मार्सिलियो पडुआ थे, तो ये क्या करते हैं, सकारात्मक कानून की बात करते हैं, ठीक है, सकारात्मक कानून की बात करते हैं, और ये कहते हैं, साफ-साफ कहते हैं कि एक निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा जो है दिया गया आदेश ही क्या है, कानून है। तो ये इस तरह के कानून की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वैसे तो ये मध्य युग से निकले हुए थे, लेकिन ये क्या करते हैं, दैवी कानून और प्राकृतिक कानून दोनों का खंडन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका खंडन हो गया, इसका खंडन हो गया, ठीक है। प्राकृतिक कानून यहाँ पर है, ये भी खंडित हो जाएगा। मानव कानून को इन्होंने जो है अहमियत दी थी, यानी कि उसको माना था, लेकिन उसके साथ बाइबल कानून जुड़ा हुआ है, तो ये भी खंडित हो जाएगा। देखिए अब, और ये भी खंडित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है किन दो प्रकार के मुख्य विचार कानूनों की बात करते थे, तो कोई भी नहीं, यहाँ पर दिया गया कोई भी नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा आपका सही होगा, ई ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्ति को पहचाने, फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका मुख्य कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रमुख सिद्धांत था। तो किसके बारे में चर्चा की जा रही है, फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका मुख्य कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये यहाँ पर आपको क्लू मिल गया है, जिसको भी पता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है, वो इसको आराम से आइडेंटिफाई कर लेगा पर्सन को। तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी है, यहाँ पर बहुत सारे नाम है, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस, ड्यूक, आर्लियंस, लेकिन ये स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। और ये जो मॉन्टेस्क्यू से संबंधित दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, अगर दो के बारे में किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आराम से मॉन्टेस्क्यू से संबंधित सारी चीजों को, विचारों को वो समझ जाएगा। पहला है इनकी पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, और दूसरा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये दोनों अगर कॉन्सेप्ट किसी क्लियर है, तो मॉन्टेस्क्यू से संबंधित सारी चीजों को, क्वेश्चन जो आपके लेवल यानी पीजीटी में है, उसको आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है प्लेटो, पाइथियास, सुकरात, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? देखो, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे, ठीक है। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो अरस्तु के गुरु अरस्तु गुरु प्लेटो हुआ, प्लेटो गुरु कौन हो गए? ये हो गए सुकरात। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? संप्रभु राष्ट्र की बात यहाँ पर हो रही है कि संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। बी कह रहा है कि एक आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। सी कह रहा है एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। संप्रभु राष्ट्र क्या होता है? संप्रभु राष्ट्र होता है कि जिसमें किसी बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप ना हो, और वो क्या है, अपने अंदर जो क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें लोगों पर उसका विशेष यानी कि असीम नियंत्रण हो, और उस क्षेत्र पर भी उसका जो है पूरा नियंत्रण हो। यही हो गया संप्रभु राष्ट्र राज्य की अवधारणा, यही है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एक राजनीतिक प्रणाली, एक राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था, या कुछ भी आप उसको कर लें, जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण, यहाँ पर देख लीजिए, सर्वोच्च सत्ताधारी सर्वोच्च प्राधिकरण, वही बात आ गई। जहां सर्वोच्चता की बात आ गई, वो संप्रभु से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च प्राधिकरण है, और उनका क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र में, यानी कि जैसे कि भारत है, ठीक है, जैसे कि भारत है,
तो भारत में जो भी क्षेत्र है, ठीक है, जो भी क्षेत्र है भारत के अंदर में, उस क्षेत्र पर भारत का पूरा नियंत्रण है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर भी उसका असीम नियंत्रण है, यानी कि विशेष जो है नियंत्रण रखता है। यानी कि जो रूल्स और कानून वो बनाए जाते हैं वो भारत के जो इस क्षेत्र के अंतर्गत लोग रहते हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो क्षेत्र एंड लोगों लोगों पर असीम नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र राज्य की जो व्यवस्था है उसकी जो है सटीक अवधारणा या सटीक डिफिनेशन यहीं पर दी जा रही है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद नियंत्रित करने का अधिकार है। ठीक है, तो इस सिद्धांत यानी जिस सिद्धांत की बात हो रही है, किस शब्द इस सिद्धांत के वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद नियंत्रित करने का अधिकार है। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन में। पहला है वैश्वीकरण, बी कह रहा है साम्राज्यवाद, सी कह रहा है राष्ट्रवाद और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और जबकि ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस चीज की बात की जा रही है, ये संप्रभुत्व राष्ट्र की बात की जा रही है, यानी कि ये संप्रभुता की बात की जा रही है। ठीक है, तो संप्रभु राष्ट्र, देखो वैश्वीकरण ये नहीं है, नहीं होगा। साम्राज्यवाद ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रवाद भी नहीं होगा। संप्रभुता अभी अभी हमने देखा कि एक निश्चित क्षेत्र में और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर जो है विशेष अधिकार होता है, किसी सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति या जो सर्वोच्च प्राधिकरण होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ये तीनों में से कोई भी क्या है सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो वर्तमान महासचिव यहाँ ऑप्शन है बान की मून, कोफी अन्नान, एंटियो गुतेरेस और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो गया आपका फैक्चुअल क्वेश्चन। अभी तक आपने जितने देखे तो वो कॉन्सेप्चुअल थे, ये आपका फैक्चुअल आएगा। तो फैक्चुअल ऐसी रेशियो होगा आपका, अगर 5 कॉन्सेप्चुअल है वहां पर तो एक जाकर के फैक्चुअल आएगा। ये कम रहेंगे, फैक्चुअल कम रहेंगे, आपके अवधारणात्मक यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां पर ज्यादा आएंगे, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और वैसे ही मैं जो है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराऊंगी उसी अकॉर्डिंग कराऊंगी। कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल तो आपने अभी तक बहुत पढ़ लिया होगा और जो पढ़ लिया है वो आपके माइंड में होगा। कॉन्सेप्चुअल ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल को समझने के लिए जो है थोड़ा सा वहां पर देखना पड़ता है, उसको सेंटेंस को समझना पड़ता है, तब जाके कॉन्सेप्चुअल के आंसर सही निकलते हैं। नहीं कि थोड़ी सी मिस्टेक में यहाँ से वहां क्वेश्चन आंसर जो है टिक लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी कॉन्सेप्चुअल है और एंटोनियो गुतेरेस निसंदेह ऑप्शन आपका हो जाएगा। साथ में बान की मून और कोफी अन्नान, ये कब थे, कब इनका समय जो है, किस समय ये महासचिव थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे। साथ में एंटोनियो जो गुतेरेस थे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये सारी सभी की इन्फॉर्मेशन, साथ में एंटोनियो गुतेरेस जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बताएंगे। बहुत बार मैंने आपको इन सब के बारे में बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पर राइट होगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है। यानी कि इनमें जो जो आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय की बात करता है। ठीक है, पहला है यानी कि ऑप्शन ए है आपका सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। ठीक है, और जबकि बी कह रहा है कि विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाना। सी कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऐसा कह रहा है और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो पॉज कर दीजिए, पहले आंसर दे लीजिए, वीडियो को रिप्ले कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। और जितने क्वेश्चन हैं आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से आपके कितने जो है आंसर सही गए हैं। और जितना आप लिखने की आंसर देने की कोशिश करेंगे, इवन अपलोडेड क्लास है तो क्या हुआ, आप आंसर अगर देते हैं हर एक क्वेश्चन का तो उसमें आपका जो है रिवीजन हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आपका फिक्सेशन हो रहा है। जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को
टीच करेंगे या दूसरों को टीच करेंगे या कहीं पर अपनी टीचिंग को जो है शो करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा और फिक्स भी होगा। ठीक है, वहां से डाउट हट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले खुद में आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है और खुद का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। इसलिए टीचिंग इज द बेस्ट, सबसे अच्छी होती है टीचिंग, अगर किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कुछ लर्न करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो ये हो जाएगा सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। क्यों होगा ये कि जो अगर अप्रवासी यानी कि बाहरी लोग ऐसे घुसते रहेंगे, नेपाल के लोग घुस आए तो, और इधर से ये चीन के लोग घुस आए, इधर से पाकिस्तान के लोग घुस आए, बांग्लादेश से घुस आए, तो क्या होगा, ये हमारे देश में आके हमारे देश को अंदर अंदर खोखला करेंगे, उटपटांग काम करेंगे, हमारे देश को, हमारे देश की शांति व्यवस्था, सुरक्षा, इन सबको जो है खतरा पैदा करेंगे। तो क्या होगा कि कोई भी ना घुसे, ठीक है, कोई भी ना घुसे, इसलिए क्या है सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। किसके जो है ये किसके हित में जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए राष्ट्रीय हित शब्द का यहाँ पर जितने दिए गए हैं इनमें से सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है राष्ट्रीय हित के बारे में। पहला है ऑप्शन ए कह रहा है कि एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लक्ष्य और उद्देश्य। बी कह रहा है किसी देश के भीतर नागरिकों के व्यक्तिगत जो है दिन या अधिकार। ठीक है, सी कह रहा है राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और जबकि ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है देखिए आप समझेंगे तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है कि राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो आपका राष्ट्रीय हित सिक्योर, बहुत कुछ सिक्योर हो जाता है, क्योंकि यदि आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, अमेरिका को देख लीजिए, आर्थिक रूप से वो नंबर 1 पर चल रहा है, तो कैसे उसको, उसके बारे में जो है सब कुछ जो है वो उसके राष्ट्रीय हित में चल रहा है, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो बहुत कुछ जो सिचुएशन आपके हाथ में होती है। उसी अर्थव्यवस्था, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था है तो उससे आप जो है सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बाकी की जो जो नए नए जो टेक्नोलॉजी आती है उनको भी आप खरीद सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, रिसर्च एंड शोध में उसको जो उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने देश में खुद जो है ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। तो यदि आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आप जो है बहुत कुछ करने के लायक हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, एंड रणनीतिक लक्ष्य, जो रणनीतियां होती हैं उसमें भी, तो ये दो चीजें क्या है राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय हित जो है इनसे आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य, इन दोनों को जो है किसी भी राष्ट्र को पाने के किसी राष्ट्र के हित के लिए ये दोनों गिवन ऑप्शन में ये सबसे अच्छे जो है वर्णन कर रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या बात हो रही, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा, देखिए शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं। तो ये जो है गिवन ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं, यथार्थवाद है, उदारवाद है, रचनावाद है, कोई नहीं। यहाँ पर शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और कौन सा सिद्धांत जो है इस तरह का बातें करता है, तो ये यथार्थवाद है। ठीक है, अगर हम यथार्थवाद की बात करें तो यथार्थवाद विचारधारा का सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, तो जो ये थ्यूसिडाइज थे, थ्यूसिडाइज ये पहले विचारक थे जिन्होंने ये जो ये यथार्थवाद है इस विचारधारा को, इस विचार को आइडेंटिफाई किया था। तो ठीक है, थ्यूसिडाइज ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, यथार्थवाद को आइडेंटिफाई करने वाले। उसके बाद जो है इससे हॉब्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, हॉब्स जुड़ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि यथार्थवाद को जो है व्यवस्थित रूप देने वाला, व्यवस्थित रूप से इसको वर्णित करने वाला कौन है, तो मार्गेनथाउ। ठीक है, मार्गेनथाउ ये हैं, इन्होंने जो यथार्थवाद को एक व्यवस्थित रूप से वर्णित करने का काम किया है और बहुत ही अच्छे से इसको जो है सारा उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
सबसे पहले अगर पूछता है कि कौन जो है किस विचारक ने यथार्थवाद को आइडेंटिफाई किया तो थ्यूसिडाइज हो जाएंगे, और सबसे उसको अच्छे से वर्णित किसने किया, व्यवस्थित रूप किसने दिया है, तो मार्केट भाव हो जाएंगे। 2 लोगों को आपको पक्का याद रखना है। चलिए देखेंगे हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो जो विदेश नीति के कारक हैं, यानी कि जिन जिन जो जो कारक रोल प्ले करते हैं विदेश नीति में, वो होते हैं। लेकिन वो कारक कौन से हैं, वो चीजें कौन सी हैं कि जो विदेश किसी और की विदेश नीति के जो है प्रभावित कर दें, तो वो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जलवायु और भूगोल है, बी कह रहा है धर्म और संस्कृति है, जबकि सी कह रहा है अर्थव्यवस्था और व्यापार है, और डी कह रहा है एक से अधिक है। यहाँ पर ऑप्शन आपके तो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शक्ति एक तत्व है, कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। विचारधारा आ जाती है इसमें, ठीक है, विचारधारा, जनसंख्या, जनसंख्या आपकी जो है, भूगोल आ जाएगा, यानी कि भौगोलिक स्थिति आ जाएगी, ठीक है, और क्या आ जाएंगे, जो ये धर्म और संस्कृति ये आ जाएंगी, अर्थव्यवस्था आ जाएगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही जैसे ये व्यापार, वाणिज्य, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, और क्या आ जाएगा, और ये सामरिक, जो सामरिक आपकी कितनी मजबूती, सामरिक रणनीति कैसी है, ये सारी चीजें जो है आ जाती हैं, ठीक है। ये हो गए जो है किसी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आपकी विचारधारा जो है कितनी ज्यादा मतलब वो है, रिच है, और जनसंख्या क्या है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, और वहाँ आपकी अर्थव्यवस्था कैसी, व्यापार वहाँ कैसा है, सामरिक जो स्थिति है आपकी, सामरिक रणनीतियां हैं वो कैसी हैं, सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, किसी देश की जो है विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करे, वो आपको यहाँ इन सब में से चूज करना है। तो आपकी जलवायु अच्छी है, भूगोल अच्छा है, ठीक है, तो ये आपकी खुद की, किसी देश की खुद की वो क्या हो सकता है, शक्ति तत्व तो हो सकता है, ठीक है। किसी का धर्म जो है बहुत रिच है, और उसको दुनिया में बहुत सारे लोग जो है मान रहे हैं, या फिर वो दुनिया में कई कोनों में फैला हुआ है, तो वो आपकी आपकी शक्ति तत्व है, राष्ट्रीय शक्ति तत्व है, संस्कृति अच्छी है, फॉलो की जा रही है सब जगह, तो राष्ट्रीय शक्ति तत्व हो सकता है। लेकिन ये क्या किसी और जो है देश की विदेश नीतियों को प्रभावित करेंगे, यानी कि उनके निर्णयों को तब्दील कर देंगे, थोड़ा सा बदल देंगे, उनका रुख मोड़ देंगे? नहीं, ये इनमें से कोई नहीं है। इनमें से क्या है, अर्थव्यवस्था और व्यापार। यदि आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप नंबर 1 जो है क्या है, इकोनॉमी को शो कर रहे हैं कि आप विश्व में जो है नंबर 1, आपकी अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर है, आपका व्यापार का जो है नेटवर्क बहुत ज्यादा है, या व्यापार आपका जो है बहुत ही अच्छा है, तो क्या होगा, ये किसी भी देश की जो विदेश नीति है, उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। वो उसी अकॉर्डिंग जो है उनके निर्णय चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आज के 25-28 साल पहले देख लीजिए, अमेरिका जो है भारत को घास में नहीं डालता था, ठीक है, उसको मतलब देखता ही नहीं था, उसको कोई वैल्यू ही नहीं थी भारत की। लेकिन आज के समय में देख लीजिए, ठीक है, आज के समय में देख लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो ठीक है, अमेरिका भी वैल्यू दे रहा है, और भी देश जो हैं सभी वैल्यू दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पर। और अगर किसी और ये सब चीजें ऐसे उनकी विदेश नीति में ये सब चीजें इंक्लूडेड हो रही हैं, तभी वो वैल्यू दे रहे हैं, तभी वो अपनी जो है हर कोई झोला उठा करके जो है तैयार है कि चलो भाई भारत में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमारी क्या है, अभी हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है, तो हर कोई जो है हमारी तरफ देख रहा है। अब बहुत सारे जो है देश हैं, उनकी विदेश नीतियां जो है इससे प्रभावित हो रही हैं कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था और व्यापार जो है ये क्या करता है, ये किसी भी देश की विदेश नीति को जो विदेश नीति के निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करता है। कोई भी अगर जैसे कि अमेरिका है, अब उसके अकॉर्डिंग कितने देश जो हैं अपनी विदेश नीति को उनकी विदेश नीति जो है फॉर्मुलेट की जाती है, क्योंकि वो ठीक है, वो नंबर 1 पे चल रहा है, उसकी जो है सारी चीजें किसी फील्ड में देख लीजिए बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस देश की जो रूल्स, नियम, रेगुलेशन, वहाँ की जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग कई देशों की जो है क्या होती हैं,
कि ये विदेश नीति के निर्णय जो है प्रभावित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। बी कह रहा है व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना, जबकि सी कह रहा है कि पूंजीवाद और मुक्त बाजार व्यवस्था की अस्वीकृत, और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है साम्राज्यवाद की विशेषता अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है ये सही बात कर रहा है कि उपनिवेश स्थापित करना और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा ही क्या है, जो साम्राज्यवाद की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अलगाववाद क्या है? अलगाववाद की बात हो रही है कि क्या है। ऑप्शन में आपके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बताया गया है कि एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रिय भागीदारी की वकालत करती है। बी जो दूसरा सेंटेंस है कह रहा है कि एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। सी कह रहा है एक सैन्य रणनीति जिसमें दुश्मन को हराने के लिए अत्यधिक बल का उपयोग शामिल है, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो अलगाववाद क्या है? अलगाववाद को दो रूपों में आप देख सकते हैं, जैसे कि जो है ये ये हमारा, आप इसको पंजाब ले सकते हैं, उसमें भी अलगाववाद की मांग जो समय-समय पर उठती रही थी, और आप सभी को पता है, उसकी हिस्ट्री भी पता है। कश्मीर हो गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक ये देश के अंदर जो है अलगाववाद, यानी कि अपने को सेपरेट करने की बात ये हो गई। ये तो एक देश के अंदर की बात हो गई। तो लेकिन दूसरा अलगाववाद यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर बात की जा रही है। तो जब विश्व स्तर पर बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। ये सही हो जाएगा। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि अलगाववाद को किसने जो है फॉलो किया है लंबे समय तक। तो जो अमेरिका है, जो कि आज जो है विश्व गुरु कह सकते हैं आप इसको, विश्व जो है नंबर 1 पर चल रहा है। तो इसने जो है 1789 से लेकर के लगभग इसने जो है 1945 तक, 1945 में जब इसने जापान पे जो है हमला किया था, उसके पहले तक उसके पहले तक इसने जो है पूरी तरह से अलगाववाद की नीति को अपनाया। ये आत्मनिर्भर था, अमेरिका की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर था, और इसने जो है क्या किया कि ये अपनी सारी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर रहा था, और यानी कि पूरी तरह से अपने डेवलपमेंट पर इसका जो है ध्यान था, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा था, और विश्व के जो वैश्विक झमेले थे, उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखा हुआ था, ठीक है? तो ये आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो अ, मामले हैं, विवाद हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को खुद को अलग किया था। ये 1789 से आप देख लीजिए, और ये अपने आप को जब जबकि जापान पर आक्रमण करता है, उससे पहले तक ये पूरी तरह से अपने आप को अलग रखता है। उसमें से 2 ऐसे विश्व युद्ध हुए जो कि पूरे विश्व की जो है प्रभावित किया। पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से 19 जो है 19 तक चलता है, वो उसमें जो है ये अमेरिका बिल्कुल बाहर रहा। द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसमें भी ये बाहर रहता है, लेकिन जब जापान ने इसके पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, फिर जो है इसने जो है क्या किया कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में परमाणु बम गिरा करके इसने दिखा दिया, ठीक है हम अलग थे, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। इसने पूरा अपना डंका बजाया, और ये फिर आ गया। पहले जो है, इससे पहले 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी, या 19वीं शताब्दी क्या, अब 20वीं जो फर्स्ट आधी शुरुआत की 20वीं शताब्दी है, 45 तक पैक्स ब्रिटानिका चलता था। यानी कि कहते हैं कि जो ब्रिटेन का सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता था। उसके इतने उपनिवेश थे, यदि एक जगह सूर्य अस्त हो रहा है तो उसका जो दूसरा उपनिवेश है, वहाँ पर सूर्य का उदय हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, और इसी को जो है पैक्स ब्रिटानिका कहा जाता था, उसका पूरा प्रभुत्व था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, पैक्स अमेरिकाना बन गया, ठीक है? क्योंकि अमेरिका जो है नंबर 1 पर आ जाता है, और पैक्स अमेरिकाना, ब्रिटेन का जो है प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, पैक्स अमेरिकाना जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है? तो देखेंगे कितने 17वीं से लेकर लगभग आधी 20वीं शताब्दी तक, शुरुआत की आधी जो 20वीं शताब्दी होती है, वहाँ तक जो है ब्रिटेन का प्रभुत्व रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही
अमेरिका अपने आप को क्या है, अमेरिका क्या है, जो ब्रिटेन के गुलाम होते थे उनको भेज दिया जाता था कि जाओ आप जंगल काटो, वहाँ अमेरिका में जंगल काटो और वहाँ पर गेहूँ की खेती की जाएगी, करो। तो वो एक प्रकार से उनकी ब्रिटेन के अंडर में थे और आज जो है वही क्या बन गए हैं, नंबर 1 पर आ गए हैं। ठीक है? तो ये हो गया कुछ यहाँ से जो आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से गैर भागीदारी रखते हैं, ये अलगाववाद की डिफिनेशन है और इसका एक अगर मजबूत और सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है। तो पैक्स की बात की और पैक्स यहाँ पर आ गया है। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली शांति को संदर्भित करता है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन जो है दिखने लग जाएं। और बी कह रहा है कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। सी कह रहा है कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति को संदर्भित करता है। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता, जहां पर सार्वभौमिकता बात हो गई है तो वहां पर प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं, ये स्वयं आ गया ना, ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये हम यहीं पर इसको कट कट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता या विश्वास है जो राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं, यहाँ पर भी स्वयं की बात की जा रही है तो यहाँ पे कट जाएगा। जब आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में ना आए तो कोई एक वर्ड, आप की वर्ड जो है पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ सार्वभौमिकता की बात हो रही है तो जहाँ पर सार्वभौमिकता की बात कर दी जाएगी वहां सबकी बात की जाएगी, किसी अपने इंडिविजुअल या स्वयं के हित की बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जब अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए तो ये ऑप्शन यहाँ से कट हो गया। वही चीज यहाँ पे आ गई, स्वयं के हितों को प्राथमिकता देने की बात कह रहा है तो ये भी कट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बी में पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, ये बात ये कर रहा है तो ये जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है, आज हमने इतने क्वेश्चन लिए थे और आगे के क्वेश्चन अभी बढ़ाए जाएंगे, यानी कि क्लासेस जो है आपकी लंबी की जाएंगी और क्वेश्चन भी यहाँ पर ज्यादा रखे जाएंगे और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे यहाँ पर, एनसीईआरटी तो पूरे ही क्वेश्चन दे दिए जाएंगे यहाँ पर और सारे जो है मतलब कॉन्सेप्चुअल होंगे, क्योंकि फैक्चुअल तो आपको कितने दिन से पढ़ रहे होंगे तो सब कुछ आ ही रहा होगा। हम बिटवीन द लाइन जा करके जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी की अपना पेपर बनाता है या एमपीटेट में जिस तरह का जो एमपी का जो वर्ग 1 का एग्जाम हुआ था उसमें जैसे क्वेश्चन बने थे, तो मैं कोशिश करूंगी उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए फॉर्म किया जाए और ताकि आपको वहां पर पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आप उसमें अच्छे से उसको समझ पाएं और राइट आंसर जो है क्लिक कर पाएं। ये हमारी कोशिश होगी एनसीईआरटी को लेकर के। बाकी के अदर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे ही आते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस ईयर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाएंगे या फिर जो भी और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आएंगे इस पूरी प्रैक्टिस सीरीज में, जो भी मैं 20 दिन 25 दिन की दूंगी। तो अभी धीरे धीरे ये जो है, अभी आज एक वीडियो जाएगा, आगे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे जो है वीडियोस को अवेल करके अपने तैयारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं और ये काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं सारी प्रैक्टिस एंड क्लासेस। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। देखो तैयारी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, बीपीएससी का लेवल आप सभी ने देखा है, हाई रहता है, उसने वैसे एवरेज की बात की है, लेकिन आप अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिए और क्वेश्चन वहाँ एवरेज भी होंगे और थोड़ा सा हाई लेवल के भी होंगे। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, यहाँ सिलेक्शन लेना है। और यदि आप अच्छे से पूरा पढ़ लिए हैं और प्रैक्टिस के थ्रू अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है और उसमें मुझसे जो भी मदद हो पाएगी वो मैं पूरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इन दिनों में जो बचे हुए दिन हैं उनमें देने की कोशिश करूंगी। एंड तो मैं कहना चाहूंगी ये क्लास जो भी लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, साथ में शेयर कर दें, जो भी और भी एस्पिरेंट हैं आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।